नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अवधारणाएं जो हैं या फिर ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन नहीं है, लेकिन दर्शन शास्त्र को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें समझे बिना हम दर्शन शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते या फिर अलग अलग विचारकों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो पहले हमें इन अवधारणाओं को समझना होगा। तो बिना देरी किए हम एक एक करके दो तीन इन अवधारणाओं को समझते हैं। ये जो 5-6 अवधारणाएं मैं लेके आया हूँ आपके सामने। पहली है टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी। क्या होता है? तो टेलियोलॉजी को आप हिंदी में कह सकते हैं परिणामवाद, और डिओन्टोलॉजी को हिंदी में कह सकते हैं परिणाम निरपेक्षवाद। मतलब कि परिणाम निरपेक्ष, परिणाम से जिसका जो निरपेक्ष हो, कोई लेना देना ना हो। तो अब हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। देखिए, परिणामवाद का नाम से ही पता चल रहा है टेलियोलॉजी का कि जो एंड है, परिणाम है, जो एंड है, सॉरी, जो एंड है वो निर्धारित करेगा कि आपका मीन्स क्या होगा। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, टेलियोलॉजी का अर्थ होता है। मतलब इसको सरल भाषा में ये समझें कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम उसका एंड देखेंगे, उसका परिणाम देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसको, उस परिणाम को पाने के लिए हमने क्या क्या मीन्स अपनाए हैं या फिर क्या क्या साधन प्रयोग में लाए हैं। हम केवल साध्य देखेंगे कि साध्य पवित्र है तो किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ जो आतंकवादी संगठन है या फिर कुछ देश के विरोधी तत्व हैं, कुछ वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उनको, उनकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि जो साध्य है वो पवित्र है, देश की सुरक्षा करना। और देश की सुरक्षा करने के लिए कोई भी अपनाया जा सकता है। तो टेलियोलॉजी बोलता है कि साध्य महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। वहीं डिओन्टोलॉजी जो है, परिणाम निरपेक्षवाद, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये बोलता है कि साध्य तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके साथ साथ साधन भी महत्वपूर्ण है, साधन भी पवित्र होना चाहिए। और अगर आपका साधन पवित्र नहीं है तो साध्य पवित्र हो या ना हो कोई महत्व नहीं रखता है। आपके साधन या फिर मीन्स जस्टिफाइज होने चाहिए, मतलब कि मीन्स पवित्र होने चाहिए। तो देखिए, टेलियोलॉजी यही बात कर रहा है, और कुछ कुछ टेलियोलॉजी बोल रहा है कि परिणाम महत्वपूर्ण है, आप एंड देखिए। और अब जब आप थिंकर्स में देखेंगे तो जर्मी बेंथम हो गया, और ये सब जर्मी बेंथम हो गया, जिसने एक दिया था कि यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब कि ये बोलता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, कि परिणाम महत्वपूर्ण है। परिणाम ये है कि अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलना चाहिए, और उसके लिए आप कोई भी मीन्स अपना सकते हो। ये तो टेलियोलॉजी हो गया। डिओन्टोलॉजी बोलता है कि आपके ना जो मीन्स हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो गांधी जी बोलते हैं कि साध्य की पवित्रता के साथ साधन की पवित्रता भी होनी चाहिए। मतलब कि आपका साध्य तो है स्वतंत्रता, लेकिन आप स्वतंत्रता के लिए गलत साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब आप हिंसा नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए, आपको अहिंसक साधनों का उपयोग करना है। जब आप पश्चिम में देखेंगे तो इमैनुअल कांट का जो विचार है वो डिओन्टोलॉजी से देखने को मिलता है। और साथ ही जो गीता का विचार है, गीता बोलता है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, मतलब कि एंड की चिंता मत करिए, आप केवल मीन्स देखिए। तो गीता के जो विचार हैं वो भी डिओन्टोलॉजी से देखने को मिलते हैं। अगली अवधारणा है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, या डिडक्टिव या इंडक्टिव एथिक्स, या फिर डिडक्टिव या इंडक्टिव जो भी फिलॉसफी है वो क्या होती है। तो डिडक्टिव जो फिलॉसफी है या रीजनिंग है, ये बोलती है कि हमें ये इस इमेज से हम समझ सकते हैं। ये बोलती है कि हम ना पहले एक थ्योरी बनाएंगे और उसके आधार पे हम पहले एक अवधारणा बनाएंगे और उस आधार पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो डिडक्टिव रीजनिंग है। और इंडक्टिव रीजनिंग बोलती है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम एक अवधारणा बनाएंगे। अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग ये बोलती है, कुछ डिडक्टिव रीजनिंग वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं वो स्वार्थी हैं। ठीक है, मतलब एक वो थ्योरी दे दी है कि सभी मनुष्य स्वार्थी होते हैं। तो राम भी एक मनुष्य है, श्याम भी मनुष्य है। तो राम और श्याम भी क्योंकि उन लोग मनुष्य हैं इसलिए वो भी स्वार्थी होंगे। मतलब एक पहले थ्योरी दे दी गई और थ्योरी के आधार पे एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले थ्योरी दे दी है कि सभी स्वार्थी होते हैं। तो ये तो डिडक्टिव रीजनिंग होगी कि पहले मतलब कि ये जाता है जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले एक जनरल थ्योरी दे दिए और उसके बाद बोले कि स्पेसिफिक मतलब श्याम और राम भी स्वार्थी हैं। जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो इसका उल्टा होता है। इंडक्टिव जाता है, देखिए स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब कि आप स्पेसिफिक टू जनरल जाता है इंडक्टिव। इंडक्टिव बोलता है कि पहले हम ना अलग अलग व्यक्ति को देखेंगे। मतलब पहले हम सुरेश से मिले, पता चला कि सुरेश स्वार्थी है। फिर महेश से मिले, महेश भी स्वार्थी निकला। राम से मिले, वो भी स्वार्थी निकला। तो ऐसे अलग अलग लोगों से हम मिलेंगे और उसके आधार पे एक निष्कर्ष निकालेंगे, जनरल स्टेटमेंट बना देंगे कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। ओके, तो ये तो हो गया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। अगला तीसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म ये होता है, ये बुद्धिवाद कहा जाता है हिंदी में। और एम्पिरिसिज्म मतलब होता है जो बोलते हैं अनुभववाद। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल। देखिए हम ना अपने आसपास मधुमक्खी और मकड़ी को तो जरूर देखे होंगे, आप सभी लोग देखे होंगे। इनके गुण आप देख सकते हो कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो ये देखिए कि अलग अलग फूलों के पास जाती है, फूलों में जाती है और उसके रस चुनती है। और रस चुनने के बाद ले जाती है और एक छत्ता बनाती है अपना, उसमें पूरा रस इकट्ठा करती है, पूरा उसके रस को इकट्ठा करती है और शहद बनाती है ना। तो मधुमक्खी का जो ये जो छत्ता है, मतलब ये जो शहद है, इसमें मधुमक्खी का कंट्रीब्यूशन केवल इतना होता है कि वो अलग अलग फूलों से रस को चुनती है और ले जाके फाइनली एक शहद बनाती है। ठीक, तो ये जो इस तरह के विचारक होते हैं इनको बोलते हैं ये एम्पिरिसिज्म वाले होते हैं। मतलब कि ये अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग बुक पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग अनुभव प्राप्त करेंगे और उसके आधार पे निष्कर्ष बनाएंगे और अपना एक विचार बना देंगे। उस निष्कर्ष के आधार पे अपना एक थ्योरी दे देंगे। इनमें इनकी खुद की थ्योरी नहीं होती है, वो खुद के विवेक से वो थ्योरी नहीं बना है। ये वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगह गए और उसके आधार पे वो अपने अनुभव के आधार पे एक थ्योरी दिए, तो वो कहलाते हैं एम्पिरिसिज्म वाले विचारक। दूसरे होते हैं रेशनलिज्म। रेशनलिज्म के जो विचारक होते हैं ना, वो मकड़ी की भांति होते हैं। मकड़ी की भांति कैसे? तो आप लोग जब मकड़ी को देखोगे ना, तो वो जो एक जाल बनाती है पूरा अपना, इसके लिए वो अलग से कहीं से कच्चा माल नहीं लाती, रॉ मटेरियल लेने नहीं जाती कि चलो मैं यहाँ से मकड़ी के जाल मतलब जाल के लिए कच्चा माल ले आती हूँ, नहीं जाती। वो अपने मुंह से ही निकालती है जो जाल है, और मुंह से निकाल निकाल के देखिए पूरा जाल बना देती है। तो जाल बनाने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, वो अपने मुंह से ही निकाली। तो जो रेशनलिज्म या बुद्धिवाद के विचारक होते हैं, वो जो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं उसके लिए वो अलग अलग लोगों से नहीं मिलते, अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ते या फिर अलग अलग अनुभव नहीं करते, बल्कि वो एक जगह बैठ जाते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उस आधार पे एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, एक थ्योरी देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रेशनलिज्म वाले हैं ना, तो इन लोग मानते हैं कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो है वो ना, सॉरी, रेशनलिज्म वाले बोलते हैं कि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो हमारे अंदर से आता है। वहीं एम्पिरिसिज्म वाले बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो अनुभव से आता है, अलग अलग चीज़ों का अनुभव लेंगे, उसके आधार पे एक ज्ञान विकसित करेंगे हम। ओके, तो ये तो हो गई 3 अवधारणाएं। और ये अवधारणाएं जब आप देखेंगे ना, जैसे आप ये देखेंगे कि रेशनलिज्म के कौन कौन से विचारक हैं, तो जब आप प्लेटो पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेटो पढ़ रहे हैं आप, वो बुद्धि रेशनलिज्म वाला विचारक है। अरस्तु पढ़ेंगे आप, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, या फिर जो भी मोरल थिंकर जैसे आप हीगल को पढ़ेंगे, तो ये सब ना बुद्धिवादी विचारक कहलाते हैं। वहीं लॉक हो गया, ठीक है,
कांट, ब्लॉक हो गया और हॉब्स हो गया, ये सब विचारक एम्पिरिसिज्म वाले हैं, ये अनुभववादी विचारक हैं। तो ये सभी विचारक इन स्कूल्स में बटे हुए हैं। जैसे आपको समझ आया कि ये स्कूल्स में बटे हुए हैं विचारक, कोई विचारक बुद्धिवादी है, कोई अनुभववादी है। ठीक है, तो ये 3 अवधारणाएं हैं जो आपके दर्शन शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अदा करती हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, और इनको आप समझ जाएंगे तो दर्शन शास्त्र की अवधारणाएं समझने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो धन्यवाद। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद।